वेलकम टू स्विच फायर चैनल विद मोहम्मद उमर राजा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है। मैं आपके साथ मिस्टर मोहम्मद उमर राजा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स। ये हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के जो कि आज हम डील कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और फिर आ जाए हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों को सलाम और स्पेसिफायर चैनल में खुश आमदेद। आज हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 जो ग्रेविटेशन है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, आपका जो रिस्पांस है 9th क्लास का, वो थोड़ा सा स्लो रहा है, थोड़ा सा लो रहा है, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा सुस्त हो गया था। अब मेरी जो ज़्यादा वो अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई थी 10th की तरफ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कीप अप करो 9th के साथ। दोबारा से चैप्टर 5 के ग्रेविटेशन क्वेश्चन को हमने चैप्टर 5 की जो ग्रेविटेशन है इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और बाकी चैप्टर्स के भी ज़ाहिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन और साथ न्यूमेरिकल्स भी हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। लेकिन यह है कि आप लोगों का रिस्पांस चाहिए, आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। चैनल को वीडियो को लाइक किया करें ताकि पता चले कि आप इसको देख रहे हैं। इसके साथ कमेंट्स भी किया करें पॉजिटिव कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कंसेप्ट आपके क्लियर हुए कि नहीं। तो बहरहाल यह है कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सजेस्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाई टू चेयर्स इन योर रूम डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू दिस फोर्स। हाँ जी, बताएं ज़रा इसको, क्वेश्चन को आंसर करें। क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक तो कोई भी चीज़ें दो हैं यूनिवर्स के अंदर तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर ऐसा ही है तो आपके रूम में पड़ी हुई दो चेयर्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाए, अटैच हो जाए? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि इनफैक्ट टू चेयर्स इन द रूम अट्रैक्ट ईच अदर। भाईजान, ऐसा ही है कि जो दो चेयर्स हैं वो भी अट्रैक्ट करती हैं, बट देयर फोर्स इज सो स्मॉल, लेकिन वो फोर्स जो है वो क्या है, बहुत कम है। दैट वी कैन नॉट फील, और इस फोर्स को हम फील नहीं कर सकते। वो फोर्स बहुत कम है। चेयर्स का मैस कम है, मैस कम है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उसने कहा हुआ है कि जितने मैसेज ज़्यादा होंगे फोर्स ज़्यादा होगी, मैसेज कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। बहरहाल हम क्या कहते हैं, इन एडिशन इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट द फोर्स इज नॉट इनफ। ये आई लिखा हुआ है, इज। इन एडिशन वी कैन से दैट द फोर्स इज नॉट इनफ बिटवीन देम टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन देम। वो फोर्स जो है, ठीक है, दो चेयर्स के बीच में फोर्स है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो चेयर को मूव करा सके, उनके बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। से अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली या जैसे मैथमेटिकली देखने लगे। से द टू चेयर्स ऑफ मैस 10 kg ईच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। कि दो चेयर्स ले लें और हर एक का मैस 10 kg है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज, हम देखते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही अप्लाई करेंगे। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/d², ठीक है। और वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई डी स्केयर, यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास एफ की वैल्यू आ जाती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 न्यूटन, या जिसको आप कह सकते हो 0.000000006673 न्यूटन, जो कि इंतहाई कम फोर्स है। और ये फोर्स बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है चेयर्स को मूव कराने के लिए, चेयर्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। दिस फोर्स इज सो स्मॉल विच कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन टू अटैच देम विद ईच अदर, कि इतनी नहीं है कि लाइक उन दोनों को अटैच कर दें, उनको जोड़ दे, आपस में उनको मिला दें, उनको मूव करा दे। फोर्स तो है लेकिन कम है। जो जो मैस बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी। जैसे अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आप फील कर सकते हैं। ओके जी। क्वेश्चन 2 है कि वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल जी है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर ये है, द वैल्यू ऑफ जी जो कि है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, आगे यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो जी की वैल्यू है रिमेन सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये हमेशा हर जगह यूनिवर्स में सेम रहती है। सो इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ जी, ये जो जी की वैल्यू है ये कहीं पे भी, अर्थ पे, मार्स पे, मून पे, जुपिटर पे, सन पे, अर्थ के अंदर, अर्थ से बाहर स्पेस में, किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तभी तो इसको हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं कि हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो यूनिवर्स का कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और कह रहे हैं कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ जी। भाई जी की वैल्यू मेजर करना मुश्किल क्यों है? ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू वैसे तो हमें पता है कि ये है, लेकिन अगर लेट्स से हम कैलकुलेट करना चाहिए या प्रूव करना चाहें, मतलब आई मीन कि क्या वैल्यू यही है, तो ये मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? कह रहा है कि टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी वी नीड टू नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू नॉन मैसेज।
कि अगर आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको दो मैसेज के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो पता होना ज़रूरी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, जिनके बीच का डिस्टेंस डी है। एज अब देखो जी के लिए रिलेशन क्या बनता है, उसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने रीअरेंज किया है, तो जी बन जाता है इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू। इसका मतलब है कि जी फाइंड करने के लिए आपके पास चार चीज़ें होनी चाहिए, एम वन एम टू डी और एफ। ठीक है, मैथ्स वन और मैथ्स टू तो आप फिजिकल बैलेंस से फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस उनके बीच में वो भी मीटर रॉड से या उससे मेयरिंग टेप से मेजर कर लेंगे, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनके बीच में वो आप कैसे पता लगाएंगे जी के बगैर। तो ज़ाहिर है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का पता लगाना मुश्किल है, जिसकी वजह से जी फाइंड करना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेना हमारे लिए मुश्किल होता है। सो हम लिखते हैं कि सो विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एफ, फोर्स की वैल्यू जाने बगैर वी कैन नॉट ऑब्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जी, तो हम जी की वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं ले सकते जब तक हमें एफ की वैल्यू या फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि वेयर विल योर वेट बी ग्रेटर, एट मरी हिल्स और एट कराची, वेयर विल योर मास बी ग्रेटर। हाँ जी, कि आप कराची में हैं तो वहाँ पे आपका वेट ज़्यादा होगा, या मरी हिल्स में हैं तो वहाँ पे आपका वेट ज़्यादा होगा, और मैस का भी बताइएगा कि कहाँ पे आपका मैस ज़्यादा होगा। तो बेटा जी बात ये है कि देखें, मैस होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर से मुराद क्या, आपके बॉडी के अंदर लाइक कंपोजिशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है। वो तो ज़रा आप कराची में चले जाएं, मरी में चले जाएं, किसी दूसरी किसी दूसरी प्लेनेट पे चले जाएं, मैथ्स तो आपको चेंज नहीं होता, चांद के ऊपर चले जाएं कहीं पे भी आपका मैथ्स चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट आपका चेंज होगा, क्योंकि वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर। चलें बात कर लेते हैं आंसर की। वेट ऑफ अ पर्सन एट कराची इज स्लाइटली ग्रेटर देन एट मरी, कह रहा है कि जो वेट ऑफ पर्सन कराची में है बंदे का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है मरी के लिहाज से, बिकॉज द वेट ऑफ मरी, बिकॉज द हाइट ऑफ मरी हिल्स इज़ ग्रेटर फ्रॉम सी लेवल देन हाइट ऑफ कराची, कि अगर हाइट की बात करते हैं तो मरी हिल्स की जो हाइट है सी लेवल से, वो कराची से ग्रेटर है, तो ज़्यादा हाइट के साथ जी की वैल्यू कम होती है। तो हम कहते हैं कि एंड वी नो दैट जी वेरीज इन्वर्सली विद हाइट, जी जो हाइट के साथ इन्वर्सली वेरी करता है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप यूँ कह सकते हैं कि जब हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि एज जी एच ग्रेविटी एट सम हाइट इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर। तो एच जो है वो डिवाइड के नीचे है राइट साइड पे, इट मीन्स कि ये जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो जो हाइट बढ़ेगी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जी की वैल्यू तो कम हो जाएगी, यानी कि मरी में जी की वैल्यू इट मीन्स के कम होगी, कराची में जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। आल्सो वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जो वेट है वो एम जी के इक्वल होता है। अब वेयर जी इज़ ग्रेटर वेट इज़ ग्रेटर एंड वाइस वर्सा, जहाँ पे जी ज़्यादा होगा वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे जी कम होगा वहाँ पे वेट कम होगा। जी आपने कहा कि कराची में ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट भी कराची में ज़्यादा होगा और मरी में कंपैरेटिवली कम होगा। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और इसमें आपसे क्या कह रहा है कि अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है भाई कि इफ़ अ मैन ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर, एक बंदा जो कि नॉर्थ पोल से ट्रेवल करता है और इक्वेटर पे चला जाता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हिज वे ड्यूरिंग दिस ट्रिप, कि उसके वेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसकी सारी मोशन या सारी ट्रिप के दौरान। तो हम क्या लिखते हैं कि द वेट ऑफ अ मैन डिक्रीजेज एज ही मूव्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, कि जब एक बंदा पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है तो उसका वेट डिक्रीज करता है। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग हिज ट्रिप फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, क्योंकि उसकी मोशन के दौरान, उसके ट्रिप के दौरान पोल से इक्वेटर की तरफ क्या होगा, द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से, या जिसको आप रेडियस कह सकते हैं, वो इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि यहाँ पे आप नीचे शेप देखें अर्थ की, तो अर्थ जो है वो स्फेरिकल नहीं है, एलिप्टिकल होती है। एलिप्टिकल से मुराद ये जैसे अंडा होता है, और वो भी शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ जी, सही कह रहा हूँ कि इसमें देखें, अगर आप ऊपर नीचे देखें तो ये साइडें इसकी थोड़ी पिचकी हुई हैं, मतलब आई मीन के इसके जो हम समझ लें कि यहाँ पे जो डायमीटर बनता है, यूँ समझ लें ऊपर नीचे की तरफ ये जो थोड़ी सी एलिप्टिकल हैं, और ऊपर और नीचे की हाइट जो वो कम है, और साइडों पे थोड़ी सी फैली हुई है, तो ये अर्थ की एग्जैक्ट शेप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जहाँ पे लिखा हुआ है पोल, और इसी के नीचे ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है, इसी के बिल्कुल अपोजिट जहाँ पे नीचे देखते ये साउथ पोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ का रेडियस है कंपैरेटिवली कम होता है, और इक्वेटर पे, इक्वेटर ऐसी लाइन होती है कि जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में ऊपर नीचे काटती है, यानी कि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आर ई लिखा हुआ है, इसी लाइन को बढ़ा दें आगे तो ये इक्वेटर बन जाता है। बहरहाल इक्वेटर साथ लिखा हुआ भी ई क्यू टी आर इक्वेटर। ओके जी, तो जब यहाँ से आप मूव करेंगे पोल से इक्वेटर की तरफ, तो क्या होगा कि बेसिकली
ये यहाँ की बात हो रही है। जब वहाँ से पोल से मूव करते जाएंगे इक्वेटर की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि आर पी मतलब रेडियस एट पोल और आर ई रेडियस एट इक्वेटर। तो आर ई की वैल्यू आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, आर ई की जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है आर पी से। तो इसका मतलब है कि इक्वेटर का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ पोल से ज़्यादा है। चलो यहाँ तक अगर बात आपको समझ आ जाती है तो आ जाते हैं वापस। हम क्या कह रहे थे कि बिकॉज ड्यूरिंग हिज ट्रिप फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज। तो बात तो पता चल गई आपको डिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसका वहाँ पे अर्थ की शेप ऐसी है कि जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो रेडियस उसका बढ़ता जाएगा, या सेंटर से डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। एंड हैंस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। तो जाहिर है जब डिस्टेंस बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपने पता था कि सेंटर ऑफ अर्थ से जितना आप दूर जाते जाते हो इन वहाँ पे आपकी जी की वैल्यू उस लिहाज से कम होती जाती है। ओके, एंड वैल्यू एंड व्हेन जी डिक्रीजेज हिज वेट डिक्रीजेज। जब जी डिक्रीज करेगा तो वेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि डब्ल्यू इज टू एम जी होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो जी जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वेट कम होगा। जी हमने कहा कि इक्वेटर पे कम होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज़्यादा है सेंटर से। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पोल से मूव करेंगे इक्वेटर की तरफ तो क्या होगा कि आपका वेट कम होगा, स्लाइटली कम होगा बट कम होगा। और साथ लिखा हुआ भी कि अर्थ इज एलिप्टिकल, यानी कि अर्थ जो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, सर्कुलर शेप में मतलब आई मीन नहीं है, ये एलिप्टिकल है। और लेफ्ट साइड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी फार्मूला इसका जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्र। अगर जी और सिर्फ आर को कंपेयर करो तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्र। सो आर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी, यानी कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी। और नीचे हम फाइनल्स को लिख देते हैं, रिजल्ट को समराइज कर देते हैं यहाँ पे कि आर ए इज ग्रेटर देन आर पी, यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। सो जी की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर वैल्यू ऑफ जी एट ई, जी ई इज़ लेस देन वैल्यू ऑफ जी एट पी, यानी कि जो इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू वो कम होगी। इसका मतलब क्या है कि आपका वेट कम हो जाएगा। तो जिनको वेट लूज़ करने की का शौक है, जो वेट लूज़ करने के लिए बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, उनको चाहिए कि एक दफ़ा पोल से मूव करके इक्वेटर पे आ जाएंगे, वेट उनका कम हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्थ एंड एन एप्पल ऑन अ ट्री अट्रैक्ट ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ बट व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स एप्पल। जी सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। और ये क्या कह रहा है कि देखो, अगर आपने कहा, और बल्कि आपने नहीं कहा, न्यूटन ने कहा कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो चीज़ें अगर आप लें तो उनके बीच में फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स वो सेम रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही है तो एक एप्पल जो है वो जब गिरता है तो मीन्स ट्री से अलग होता है तो वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है, अर्थ की तरफ मूव कर जाता है। ऐसे क्यों होता है कि अर्थ उड़ के चली जाए एप्पल की तरफ? भाई फोर्स तो सेम है, बात भी ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि द एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ बट व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स एप्पल। हाँ जी, बताइएगा इसको। मैं क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, फिर इसको शेयर करें, और उसके बाद इसके आंसर की तरफ आ जाइए। और वो ये है कि although the force of gravitation on apple and on earth is same but mass of earth is much more than that of an apple। जी, कि बेशक दोनों के बीच में, एप्पल और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, मतलब जो एप्पल के ऊपर फोर्स लग रही है और जो अर्थ के ऊपर लग रही है वो दोनों सेम है, लेकिन बट मैस ऑफ अर्थ इज मच मोर देन दैट ऑफ एन एप्पल। लेकिन जो अर्थ का मैस है वो एप्पल के इक्वल नहीं है, बहुत ज़्यादा है उससे। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी कि जितना मैस ज़्यादा होगा एक्सीलरेशन उसके अंदर कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब अर्थ का मैस इतना ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। और इस फोर्स से जो एप्पल उसके ऊपर लगा रहा है या अर्थ और एप्पल के बीच में फोर्स है वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है कि वो अर्थ को मूव करा सके। लेकिन वो फोर्स ज़रूर काफ़ी है कि वो एप्पल को मूव करा सके, क्योंकि एप्पल का मैस कम है। जब मैस कम होता है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना उतना ही आसान होता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी हैविंग मोर मैस यानी कि अर्थ देन इन अ बॉडी हैविंग लेस मैस यानी कि एप्पल। कह रहे कि इसीलिए जिसका मैस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, और जिसका मैस कम है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना आसान होता है। इसलिए इनके बीच में जो फोर्स है वो एप्पल को तो मूव करा सकती है लेकिन अर्थ को मूव नहीं करा सकती। सो एप्पल मूव्स बट नॉट द अर्थ। सो एप्पल तो मूव करता है लेकिन अर्थ मूव नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मैस ऑफ मून इज 100 टाइम्स लेस देन मैस ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ मून इज 4 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। शो दैट वैल्यू ऑफ जी इज 6 टाइम्स लेस देन वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। कि जो मून का मैस है वो अर्थ के लिहाज से 100 टाइम कम है, और जो मून का रेडियस है वो भी अर्थ के लिहाज से 4 टाइम्स कम है। आप ये बताएं कि जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मून के ऊपर है वो 6 टाइम कम है अर्थ से। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है मैथमेटिकली। हम लिखते हैं एज जी ई यानी कि ग्रेविटी ऑन अर्थ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जी ई इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखेंगे जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्र।
ठीक है। जी जो है वो ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ अर्थ है और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। फॉर अर्थ आपने आगे लिखा हुआ भी है। और मून के लिए अगर यही इक्वेशन लिखना चाहे तो हमारे पास बन जाएगी कि जी एम इक्वल टू जी एम एम मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साथ हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि ये फॉर मून मून के लिए है। अच्छा, और हम इस इक्वेशन को थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे कर लेते हैं कि जी एम वाली इक्वेशन जो है उसको हम क्या लिख लेंगे कि जी एम इक्वल टू जी एम एम मैस ऑफ मून की जगह हम लिख देते हैं, क्योंकि मैस ऑफ मून जो है वो अर्थ के मैस से 100 टाइम कम है। तो मैस ऑफ अर्थ लेके उसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं 100 से, तो हमारे पास आ जाता है मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 100 जो कि मैस ऑफ मून के बराबर है। मैस ऑफ मून की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 100। और इसी तरीके से रेडियस ऑफ मून जो है वो 4 टाइम कम है, तो हमने रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पे लिख दिया है आर बाई 4 स्क्वायर, यानी कि जो आर बाई 4 यानी रेडियस ऑफ अर्थ को 4 टाइम डिक्रीज कर देंगे, वो रेडियस ऑफ मून होता है, तो हमने आर बाई 4 लिख दिया मून के रेडियस की जगह पे। ओके जी, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या किया कि वो 100 वाला फैक्टर जो वो शुरू में आ जाता है 1/100 जी एम ई डिवाइडेड बाई नीचे जो आर बाई 4 का स्क्वायर है, यानी कि आर का स्क्वायर भी और 4 का स्क्वायर भी है, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाता है। इसको थोड़ा सा आप अरेंज करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 16, यानी कि डिवाइड के नीचे ये जो 16 है ना वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 ऊपर जो है वैसे का वैसे ही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 16। आगे जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। अब ये जो जी एम ई बाई आर स्क्वायर है जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, और बाकी 1 तो ऊपर ऐसे ही है, डिवाइड भी वैसे ही है 100 बाई 16, 16 1 16 16 6 और 100 वैसे 6.25 आता है, लेकिन ये राउंड डाउन करके ये आपके पास 1/6 ही आ जाता है। तो 1/6 जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है वो तो आपने ऊपर कहा होगा कि ये जी ई है, तो हमने क्या किया कि इसकी जगह पे जी ई डाल दिया, तो 1/6 जी ई आ गया हमारे पास। और ये सारा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, सो वी कैन से दैट जी एम जो जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, और के बाद जी एम इक्वल टू 1/6 जी ई, यानी कि ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1/6 है ग्रेविटी ऑन अर्थ के लिहाज से। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, और आपसे हम कहते ये हैं कि इफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, के अगर अर्थ के मास को भी डबल कर दें, उसके रेडियस को भी डबल कर दें, तो उसके ऊपर जो जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी इसकी वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जी की जो वैल्यू है वो होती है जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये भी हमने पहले भी देखा है। हम रेडियस को भी डबल कर रहे हैं और मैथ्स को भी डबल कर रहे हैं। अब जब ज़्यादा रेडियस डबल हो जाएगा तो वो उसको मतलब रेडियस को चेंज करके लिखें, तो हम उसको आर डैश लिख रहे हैं जो कि 2r के इक्वल है, इनका डबल रेडियस के इक्वल है। और इसी तरीके से मैथ्स ऑफ अर्थ को जब डबल कर रहे हैं तो जो नया मैथ्स है वो एम ई मैथ्स ऑफ अर्थ डैश है, यानी कि चेंज मैथ्स है जो नया मैथ्स है, और वो किसके इक्वल है 2m ई, यानी कि दो डबल मैथ्स ऑफ द अर्थ है, क्योंकि हमने मैथ्स को भी डबल करना है। फिर हम क्या लिखते हैं कि जो इस टाइम पे वैल्यू आ जा रहा है उसके अर्थ के सरफेस, जब अर्थ का रेडियस भी डबल हो गया उसका मास भी डबल हो गया, तो जी की वैल्यू भी चेंज होगी। ये जो चेंज इन वैल्यू ऑफ जी है उसको हम जी डैश लिखते हैं, और जी डैश के लिए रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी एम ई, वो जो ऊपर फार्मूले में था उसकी जगह पे हमने 2m ई लिख दिया, क्योंकि मैस हम डबल कर रहे हैं, और रेडियस की जगह पे भी 2r लिख रहे हैं क्योंकि रेडियस को भी हम डबल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको अरेंज कर लेंगे आगे। 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, 2 का नीचे 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 2 g m e डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। अब 2/4 का फैक्टर सेपरेट कर लें और आगे g m e डिवाइड बाई r स्क्वायर लिख लें। अच्छा, तो फिर क्या बन जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 2/4 को आप कटिंग कर देंगे 1/2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, सो 1/2 आ जाएगा, और जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। लेकिन ये जो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है ये तो आपने ऊपर कहा हुआ है कि ये जी के इक्वल है, सो इसकी जगह हम जी लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है कि हैंस जी डैश इक्वल टू 1/2 जी, यानी कि वैल्यू ऑफ जी बिकम्स हाफ। हाँ जी, जब मैथ्स को डबल कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कम हो जाएगी, आधी रह जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट हैव इंजन लाइक कार्स, देन हाउ कैन दे कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ। ये सही कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि आप बताएं कि जब आपके पास ये जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके अंदर तो कोई इंजन नहीं होता जैसे कार्स के अंदर होता है, कोई पेट्रोल डीजल सीएनजी कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो कैसे मूव करते रहते हैं, साल साल डेकेड सेंचुरीज तक वो मूव करते रहते हैं, कैसे पॉसिबल है ये, कौन कहाँ से फ्यूल मिलता है, कहाँ से उनका ईंधन मिलता है उनको। तो बेटा जी बात यह है कि हम लिखते हैं कि द फोर्स नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जिसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फार्मूला भी लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब सैटेलाइट भी तो सर्कल में घूम रहा है, तो सैटेलाइट को भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि उसको सेंटर में घुमा सके, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी,
जी, दुरुस्त फरमाया आपने कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड टू सैटेलाइट। ये फोर्स प्रोवाइड की जाती है सैटेलाइट को कहाँ से? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है वो सर्कल में घूमता रहता है। सच दैट Fg यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू Fc यानी कि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या कहेंगे कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ एट नेग्लिजिबल हाइट। कि ऑर्बिटल स्पीड जो कि ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, अर्थ के जो बहुत करीब सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एट नेग्लिजिबल हाइट मतलब हाइट ना होने के बराबर है, बहुत कम हाइट है, इज वी नॉट। उसकी स्पीड को हम कहते हैं कि वो वी नॉट है। ठीक है, मान लिया। इसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट अ हाइट। और एक और सैटेलाइट जो कि हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी? हाइट कितनी है? इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। आपने बताना है कि वहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, और साथ ये भी आपसे कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। आपने ये बताना है कि जो अर्थ के क्लोज ऑर्बिट कर रहा है, उसके लिहाज से उसकी जो हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और वो हाइट कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो आपने ये बताना है कि जो हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड जो सरफेस के करीब रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिहाज से कितनी कम या कितनी ज़्यादा होगी, उसके टर्म्स में आपने बताना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ओके जी, मान लेते हैं, और इसके बाद आंसर की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि द ऑर्बिटल स्पीड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू अंडर द रूट जी मल्टीप्लाई आर प्लस एच। ये फार्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड के लिए, उस सैटेलाइट के लिए जो कि अर्थ के बहुत करीब रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि उसमें हाइट ना होने के बराबर होती है। तो इसमें हम ज़रा एच को ज़ीरो ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है? अंडर रूट जी आर बच जाते हैं सिंपली। बहरहाल फिर कह दें कि जो हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर, वो हाइट कितनी है? अर्थ के रेडियस के बराबर है। ठीक हो गया, मान लेते हैं। अच्छा जी, तो फिर क्या कहते हैं कि द ऑर्बिटल स्पीड एट हाइट एच इज इक्वल टू आर। एच जो है वो आर के इक्वल अगर हम कर दें, हाइट रेडियस के बराबर कर दें, तो हमारे पास वी नॉट एच। वी नॉट एच मतलब ऑर्बिटल वी ओ एच कह लें, ऑर्बिटल स्पीड एट हाइट हमारे पास बन जाएगी इक्वल टू अंडर द रूट जी आर प्लस आर। एच की जगह हमने आर लिख दिया क्योंकि हाइट रेडियस के बराबर है। इसको प्लस कर देंगे तो अंडर रूट जी आर प्लस आर यानी कि टू आर, या इसको टू को हम शुरू में ले आते हैं तो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट टू मल्टीप्लाई जी आर, या फिर अंडर रूट टू के ऊपर सेपरेट कर लें और जी आर के ऊपर सेपरेट कर दें, तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट जी आर, और वी ओ एच यानी कि ऑर्बिटल स्पीड एट हाइट बन जाएगी आपके पास अंडर रूट टू और मल्टीप्लाई अंडर रूट जी आर। जबकि अंडर रूट जी आर आपके पास क्या होता है? वी नॉट होता है, क्योंकि वी नॉट हमने कहा कि वो स्पीड है जो कि अर्थ के करीब है और जिसमें हाइट ज़ीरो है। तो सबसे पहला रिलेशन जो है उसमें अगर एच ज़ीरो पुट कर दें तो आपके पास वी नॉट की वैल्यू आ जाती है जी, और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है आर प्लस जीरो यानी कि आर, यानी कि अल्टीमेटली जी आर अंडर रूट। तो वी नॉट अंडर रूट जी आर के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम अंडर रूट जी आर को वी नॉट लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो वी ओ एच है, इनका ऑर्बिटल स्पीड जो है हाइट के ऊपर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर जो हाइट है, उस पे जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब जो सेटेलाइट है उसके अंडर रूट टू टाइम हो जाती है। मतलब ये कि ज़्यादा हो जाती है। कितनी ज़्यादा होती है? अंडर रूट टू के, फिर इनके 1.43 आई गेस 1.43 वैल्यू आती है अंडर रूट टू की। तो इतने टाइम इसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है।